हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, कि कैसी पढ़ाई पढ़ाई चल रही है, क्या लगता है बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ना। देखो आज के इस लेक्चर में हम लोग, ठीक है, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे ना, और सॉल्व भी करेंगे। और उम्मीद करेंगे तुम लोग भी मेरे साथ सॉल्व करोगे और क्वेश्चन को लिखोगे ना। तो पहले तो एक काम करो, सभी लोग पेन और कॉपी ले लो। जैसा कि बार बार करते हैं, इस बार भी कह रहे हैं कि देखो जितने भी क्वेश्चन दिखाएंगे, अगर क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, और ये जितने सारे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इन सब सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर उसे एक जगह लिख कर रख लेना। इससे होगा क्या कि तुमको हर समय आ, याद रहेगा कि यार हम पूरे बुक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक जगह लिखे हैं। तो जब भी अगर हमें रिवाइज करने का मन करेगा तो सबसे पहले इन सबको पढ़ेंगे, जिससे हमारा सारा चैप्टर क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करेगा तो बुक उठाएंगे और बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो क्वेश्चन सर करवाएं उसको करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम एक बार किए रहेंगे, सॉल्यूशन भी किए रहेंगे, तो चीज़ें याद भी रहेंगी और फटाक से रिवाइज भी हो जाएगा। बात समझा रही कि नहीं। तो इन सब सारे क्वेश्चन को तुम्हें एक जगह लिखना है और इसे रिवीजन करना है। एक हफ्ते में एक बार रिवीजन करना है। संडे को टाइम बना लो रिवीजन करने का, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकालो और इसे बस देखो। ठीक है, लिखना कुछ नहीं हो, देखना है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। देखोगे सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो तो सभी लोग रेडी हो जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पढ़ना और सॉल्व करने की कोशिश करना। और ये भी है कि देखो अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठना। टाइम देंगे हम, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देंगे। क्वेश्चन को लिखना, सॉल्व करना, फिर जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर देखना कि तुम्हारा आंसर सही आया है कि नहीं ना। चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे पहले चैप्टर का है, जो कि सिंपल सा बेसिक फॉर्मूले पे है। अगर वो फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा बहुत आराम से। क्या लिखा है, बोला है कि दिया है लसा 132 और 228। ठीक है, 132 और 228 का लसा दिया है 3168। तो मसा कितना होगा। ठीक है, मतलब 132 और 228 का अगर हमको ये लसा दिया है तो मसा पूछ रहा है कि भैया बताओ इसका मसा कितना होगा। तो बता दो इसका मसा कितना होगा, एकदम तेजी के साथ, फटाक से बोलो बोलो। चलो देखो, पता है फार्मूला। देखो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि सर मासा, पढ़ोगे ना, सर मासा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये पता है ना फार्मूला। ठीक है, मासा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो बस मासा कितना हो जाएगा 132। अरे मसा मसा तो निकालना है ना यार, मौसम को निकालना है। मौसम देखो हमको निकालना है। ठीक है, लसा पता है 31 और 68 दिया है। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर 132 हो जाएगा और सेकंड नंबर 228 हो जाएगा। ऐसे लिख देना। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, उम्मीद करेंगे याद होगा। बस इसको सॉल्व करो, बताओ मौसम की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस किए होगे तो कट पिट करने आएगा, चक्कू की तरह काटो पीटो और आंसर बताओ कितना आएगा, एकदम तेजी के साथ। ठीक है, तो मासा इक्वल टू कितना हो जाएगा, आराम से आंसर बताओ। काटो, देखो पहले 11 से काटो। देखो क्योंकि 6 3 9 होगा, 8 1 9 होगा, तो 11 से कटेगा। और हमको पता है 11 से कटता है 12 बार में। ठीक है, कट जाएगा 12 बार में। 11 कम 11, 11 दूना 22। इसे काटो, अगर हम काटेंगे 11 से तो 11 दूना 22, बचेगा कितना, 11 दूना 22 बचेगा 7, 8 1 9, तो 11 88 हो जाएगा, बचेगा 8 88 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से कटेगा 288 बार में। अब 288 बार में ये कटा तो ई भी कट जाएगा 288 बार में। आंसर कितना आएगा 12। ठीक है, तो जिसका भी आंसर क्या है, घ है 12, उसका आंसर सही है। ठीक है, तो वेरी गुड हीरो। अगर देखो जो तुम्हें क्वेश्चन आ रहा तो उसे मत लिखना। ठीक है, उसे मत लिखना, बट ये कि इन सबको एक जगह अगर नोट करके लिख लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर कोई लोग तेज हो जिसको लगता है कि नहीं सर नहीं लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा तो मत लिखना, कोई बड़ी बात नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर तुम कोई चीज़ देखोगे तो आएगा, लेकिन बाई चांस अगर तुम्हें कभी पढ़ने का मन किया
तो कैसे पूरा एक जगह रिवाइज करोगे? तो तुमको ये सब पूरा एक जगह मिल जाएगा ना, क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ साथ में तुमको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना। बस तो बस ये क्लियर है, आंसर आ जाएगा 12। आगे बढ़ते ये बताओ, बोला है एक भिन्न का अंश, देखो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और आराम से करो। बोला है कि एक भिन्न का अंश, एक भिन्न है, भिन्न मतलब सोचो ऐसे x बटा वाई है, ऐसे x बटा वाई है, एक भिन्न का जो अंश है, अंश मतलब जानते हो भैया ऊपर वाला, अंश मतलब ये ऊपर ऊपर वाला, जो ये ऊपर वाला अंश है उसके हर के, ठीक है, उस हर के दोगुने से एक ज्यादा है, मतलब दोगुने से एक अधिक है। अगर ऐसा एक भिन्न है, हमको क्या करना है, एक ऐसा भिन्न बताना है जिसमें उसका जो अंश है, अंश मतलब क्या ऊपर वाला, जो ये अंश है उसके हर मतलब नीचे वाले के दोगुने से प्लस एक ज्यादा, मतलब उसमें दोगुना करेंगे प्लस एक करेंगे तब जाके उसके बराबर आएगा। ठीक है, ये पहला केस है ना। इसको तुम लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि x बराबर जो होगा y का दोगुना होगा प्लस एक होगा। ठीक है, जब y का दोगुना करेंगे प्लस एक करेंगे तब जाके x के बराबर आएगा। ठीक है, इसको तुम करके इसको समीकरण नंबर 1 भी बना सकते हो। ठीक है, फिर क्या बोला है, यदि हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। मतलब देखो अगर ये हर था, मतलब ये ए था ना, इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम 3 जोड़ दें, ठीक है, अगर 3 जोड़ दें तो ये 1 हो जाता है। जो नीचे था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एक समीकरण मिल जाएगा क्या, कि x बराबर y प्लस 3 मिल जाएगा। देखो 2 समीकरण मिल गया ना। अब इन 2 समीकरण को तुम सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल सकते हो। कैसे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, घटाओगे तो देखो x कट जाएगा, फिर y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 2। घटाओ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाओ, आ जाएगा। या सिंपल सोचो ना कि सर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। देखो क्या बोला है, ऑप्शन चेक कर लो ना, इसको देखो सॉल्व करना भी नहीं है, तुम चाहो तो अगर हमको ऑप्शन दिया है ना तो ऑप्शन चेक करो। बोला है कि सर जी एक ऐसा भिन्न बताना है जिसमें उसका जो आंसर हो वो हर का दोगुना प्लस 1 हो। अब करो क्वेश्चन, लो देखो हर ये है, इसका दोगुना करेंगे प्लस में 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। हाँ भैया, तो ठीक है, काम खत्म, हो तो गया। 2 दूना 4 1 5, कि हर का दोगुना किए उसमें 1 जोड़े तो 5 के बराबर आ गया, बस हो तो गया। सही है, 2 दूना 4 1 5 वाला। देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये हर है इसका दोगुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तब तो भैया 11 आएगा ना, तो बराबर है ये नहीं, युवा नहीं करेगा। इसका करो दोगुना, अगर हम इसका दोगुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तब तो भैया कितना आएगा, तब तो 5 आएगा, इसके बराबर युवा नहीं करेगा। ठीक है, इसका करो, देखो इसका करोगे फटाक से चेक कर सकते हो, वैसे सबका नहीं करना है। जब 1 आ गया तो बात खत्म, कितना आएगा 5 आएगा, जबकि यहाँ पे 7 दिया है, ये भी नहीं होगा, ये वाला सही हो जाएगा। इसका दोगुना किए उसमें 1 जोड़ दिए तो 5 आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ऐसे जो क्वेश्चन मिलेगा स्टेटमेंट वाला ना, इसको ऑप्शन से करो, क्योंकि सॉल्यूशन तो करना है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो सॉल्यूशन करने आना चाहिए, तो आराम से कर लेना, सॉल्यूशन भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये बताओ, बोला यदि समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, यदि समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। फटाक से बताना, जल्दी से बताओ, तो k का मान क्या होगा। यदि समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा, ये तुम लोग को बताना है, जल्दी से। ठीक है, पता है ना, अगर सर मूल होता है बराबर तो क्या बोलते हैं, मूल बराबर मतलब d बराबर 0। d बराबर 0 कहने का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर 0। ठीक है, अब बस ए बी सी का मान देखो, देखो ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है, रखो फटाक से। ठीक है, मूल बराबर करना है तो d बराबर 0, d बराबर 0 मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस b का मान कितना है, -12। देखो -12 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और गुणे c का मान कितना हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा। बस अब कर लो, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा,
माइनस में 4 × 12 के हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस साइड कर दो तो 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 के हो जाएगा। तो बस अब तो उम्मीद करेंगे सबको दिख ही गया होगा। बस 12 कितना हो जाएगा, 12 सही है। चलो घ ऑप्शन सही होगा, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी आराम से बस चीजों को समझ कर लो, फिर इसी लेक्चर को जब तुम दोबारा देखोगे ना, देखो अगर तुम्हें लगे मेरे पास सर जी टाइम है, अगर तुम्हें लगे मेरे पास टाइम है तो इसी लेक्चर को एक बार दोबारा शाम में या एक दिन बाद इसी लेक्चर को स्पीड 2x पे करके, मतलब देखोगे ना ऊपर 3 डॉट बना होगा, उस पर क्लिक करोगे, लिखा होगा स्पीड, क्लिक करोगे नीचे ऑप्शन आएगा बहुत सारा, उसमें लिखा होगा स्पीड, तो इस स्पीड पे क्लिक करोगे आएगा 2x पे, तो 2x पे स्पीड कर दोगे ना तो वीडियो तेज भी चलेगा और तुम्हारा कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा फटाक से। और ये पता है कि अगर हम किसी चीज को देखो आज अगर देखें और उसे अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अगर फिर से रिवाइज कर ले, फिर से पढ़ ले, तो वो हमेशा के दिमाग में छप जाता है। तो एक बार पढ़ने के बाद इसे रिवाइज जरूर करना। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ, बोला है बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बनाओ, पहले प्लेन बनाओ, ठीक है, एक्स वाई अक्ष पे प्लेन बना दो, मतलब एक प्लेन बनाओ एक्स वाई अक्ष, उस पे बिंदु 3,4 दिखा दो बस। ठीक है, और क्या करना है। ठीक है, बिंदु 3,4 है तो 1 2 3, 1 2 3 4। अगर तुम बिंदु को दिखाओगे 3,4 कहाँ मिलेगा, देखो भैया 1 2 3, फिर 1 2 3, यहीं पर ना आएगा, ये 3,4 मिलेगा, ये बिंदु मिलेगा ना 3,4। भैया एक्स अक्ष पे 3 मात्रक और वाई अक्ष पे कितना, 4 मात्रक। अब देख लो वाई अक्ष से कितना दूरी है, अगर तुम्हें वाई अक्ष से निकालना है दूरी तो ई दूरी कितना है, वाई अक्ष से ई कितना दूर है। देखो इसका नाम क्या है, जो ये ऊपर जो रेखा गई है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। तो वाई अक्ष से दूरी कितना है, तो भैया ई जो दूरी होगा, ई दूरी कितना होगा, अरे इसके बराबर ही होगा, यही ना, तभी ना इस बिंदु का नाम लिखते हैं 3। तो ई 3 है तो ई भी तो 3 ही होगा, तो दूरी कितना होगा, वाई अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वाई अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, 3, बस। ठीक है, चलो वो करते करते रट जाएगा एकदम। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से बेसिक से आराम से फिगर बना के समझ करो कि कभी भी कोई कंफ्यूजन न रहे, है ना। चलो ये क्वेश्चन बताओ, बोला है 3 cot a = 4, तो से a का मान ज्ञात कीजिए। भैया एकदम सिंपल है, 3 cot a बराबर 4, तो से a का मान ज्ञात करना है, बताओ फटाक से क्या आएगा। ठीक है, देखो क्या करते हैं, जो भी पहले देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया ना, तो उस पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं एक त्रिभुज, फिर उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा का मान निकालते हैं, उसके बाद जो पूछा रहेगा निकाल लेंगे। देखो जैसे ये लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं cot a बराबर क्या, 4/3। ठीक है, तो अगर हम एक त्रिभुज बना दें तो cot बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है आधार बटे लंब, tan को उल्टा, तो आधार हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3, हो जाएगा ना। डायरेक्ट करो, डायरेक्ट, पूरा सॉल्व थोड़ी करना है। तो cot a बराबर 4/3 मतलब आधार बटे लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण होता है सबसे बड़ा, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और रूट में हो जाएगा 25, और रूट में 25 का मतलब कितना, आंसर आएगा 5। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 5। अगर कर्ण का मान निकालना होगा तो कर्ण बराबर होगा रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वही आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आएगा 5। तो ये हो गया 5, मतलब ये जो इसका कर्ण हो जाएगा, कर्ण की लंबाई हो जाएगी 5, बस हो गया। तो ऐसे ही करते हैं। अब तुमसे क्या पूछा है, सेक, तो सेक बराबर कितना होता है बताओ, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा ना, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा बता दो। अब कॉस का याद है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, देखो फिगर से एकदम रटा होना चाहिए, साइन का ऊपर ऊपर, लंब बटे आधार, कॉस का लंब बटे कर्ण, साइन कॉस का आधार बटे कर्ण, ऐसे दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए, एकदम फोटो उसका। तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण,
तो सेक का होगा कर्ण बटे आधार, उसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 5/4, ये ऑप्शन। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ इसका आंसर कितना आएगा फटाक से एकदम। क्योंकि सिंपल फॉर्मूले पे है, बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 अंश है का क्षेत्रफल कितना होगा, फटाक से इसका बताना है क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे बताओगे, बताओ 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 बताओ। देखो अगर एंगल दिया होता है ना, तो एंगल का जो फॉर्मूला होता है, सोचो देखो जो एरिया का फॉर्मूला होता है सर जी, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिखो, कन्फर्म में लिखेंगे। लेकिन बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड जिसका कोण 60 अंश है। देखो अगर कहीं भी अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है किसी एक एंगल पे, कि किसी एक एंगल पे उसका जो एरिया है कितना आएगा, तो उस एरिया को निकालने के लिए जो वृत्त का मतलब जो सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वो तो लिखेंगे। अब किसी एक एंगल पूछ रहा है भैया इतना एंगल पे, अब ये जो एंगल है ये टोटल का कितना पार्ट है, कोई सोचता है ना, तो टोटल कितना होता है 360 होता है, तो बोलेंगे ये 360 का 60 अंश है, मतलब 360 में 60 अंश का बताना है हमें कोण। सोचो कि क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्षेत्रफल मतलब पाई आर का स्क्वायर, बस बात खत्म। अब तुम सोचना हमें कितने अंश का निकालना है, तो हमें कुल 360 में से 60 अंश का निकालना है, तो 360 में से 60 अंश, बस हो गया फॉर्मूला, कभी नहीं भूलोगे। बस यहाँ पे देखो पाई का मान कितना लिख दो, पाई का मान 22/7 लिख दें, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और आर का मान 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 गुणे 6 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। ठीक है, देखो कट जाएगा ना, ठीक है, फिर 6 से कट जाएगा ये 36, ठीक है, फिर 6 से 6 यहाँ कट जाएगा, गुणा कर लोगे 6 दूना 12, ठीक है, 132/7। अब देखो ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। ध्यान देना एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में होता है, तो आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर ना, ये मात्रक ध्यान देना, गलती मत करना। चलो ये बताओ, अब ये क्वेश्चन बता सकते हो यार, ये क्वेश्चन तो बता सकते हो, अभी हम लोग कुछ देर पहले किए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही शायद हम लोग किए थे कि अगर हमें 2 संख्या दी होंगी, ठीक है, फिर उनमें से अगर कोई भी एक मतलब कोई भी या मस या लस दिया होगा तो दूसरा निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, अगर मस दिया होगा तो भी निकाल लेंगे, लस दिया होगा तो भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला क्या था देखो, सोचो फॉर्मूला हमारा यही था कि मस गुणे लस बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही था ना, मस गुणे लस बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस चलो कर लो, तो लसा देखो दिया है, लसा दिया है कितना 156, लसा दिया है ना, तो यहाँ मार्क दो भैया, और क्या। ठीक है, अब देखो इसको इतना बार बार देखो लिख के करना नहीं, ये हम करवा रहे हैं बस लिख दे रहे हैं, ये तो तुम्हें तो डायरेक्ट करना है ना, फॉर्मूला भी नहीं लिखना है। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यार, फॉर्मूला क्या लिखोगे। ठीक है, अब देखो 156 से 56 कट जाएगा, बचेगा 26, डायरेक्ट आंसर 26। ठीक है, क्योंकि जब तुम इसको उधर भेजोगे तो बट्टे में जाएगा ना, गुणा में है, उधर जाएगा बट्टे में, फिर कट जाएगा 56 से 56, काम खत्म हो जाएगा, और क्या, मतलब 156 से 156 कट जाएगा भैया, और क्या। चलो ये बताओ, बोला निम्न में अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या मतलब जो रूट में होता है, सीधी बात है, अपरिमेय संख्या मतलब जो रूट में होता है और जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो होता है अपरिमेय ना। जैसे अगर रूट में 25 लिखा है, तो रूट में 25 है तो ये तो 5 होता है ना, प्लस माइनस 5। ठीक है, यस, अब ये x तो है नहीं, ये x तो है नहीं भैया, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम सिंपल बस +5 लिखेंगे कि यार ये +5 है, तो ये देखो परिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय है क्योंकि इसमें √3 आ गया, और हमको पता है √3 कभी सॉल्व होता नहीं है। ठीक है, मतलब सॉल्व होता है मतलब इसकी जो वैल्यू होती है इनफाइनाइट तक आती रहती है। प्रूफ किया होगा ना कि √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर वो किसी के साथ प्लस में हो या माइनस में हो तो भी क्या होगा, वो पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या बन जाएगा, बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख से खरगोश सही हो जाएगा। चलो ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, समीकरण 5x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। चलो और एक बार देखो,
ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, घबराना मत। बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सिंपल सिंपल ही बनेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनते, सिंपल बनते हैं। अगर तुम डेली क्लास किए रहोगे, डेली क्लास किए हो और हर चैप्टर का इजी इजी क्वेश्चन लगाए हो ना, तो लगभग 95% का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चन में से तुम 9 ऑब्जेक्टिव बहुत आराम से बना लोगे। अगर तुम हर एक चैप्टर का स्टार्टिंग अच्छे से देखे हो, अच्छे समझे हो, और उस एक्सरसाइज के उस प्रश्नावली में जो जो कम से कम सिंपल सिंपल क्वेश्चन था उससे अगर सॉल्व किए हो और समझे हो ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, और अगर बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़े हो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए हो, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन में सॉल्व कर लियो तो भैया तब तो पूरा का पूरा बनेगा, तब तो कुछ नहीं बचेगा ना। लेकिन अगर डेली क्लास करोगे तो और नोट्स बनाए होगे तो अपना फेयर, तो फेयर अपना नोट जरूर बनाना, पहले रफ पे लिखा करो, उसके बाद फेयर पे ना। देखो मूलों का एक का फॉर्मूला होता है सर जी माइनस में बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए, माइनस में बी बाई ए होता है ना, माइनस में बी बाई ए, ठीक है। अब क्या है, देखो ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, अरे पता है ना, अरे ऐसे ही लिखते हैं ना, लिख के दिखा, देखो लिखते हैं ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी एक्स लिखते हैं, प्लस में सी बराबर 0। तो देख लो, कंपेयर कर लो, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो बी बराबर कितना मिलेगा, -3, तो बी का मान कितना होगा, -3 होगा, तो यहाँ पर रखते हैं बी का मान -3। उसके बाद ए का मान कितना है, ए का मान देखो 5 है, तो बस कितना जाएगा 3/5, कितना जाएगा 3/5, तो मूलों का योगफल कितना जाएगा 3/5, समझे कि नहीं। और अगर पूछे गुणनफल, तो अगर पूछे जाए हमसे कि इसका गुणनफल कितना होगा, तो गुणनफल होता है सी बाई ए, गुणनफल कितना होता है, गुणनफल सी बाई ए, बस काम खत्म। तो उसको भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी निकाल सकते हो। चलिए बताओ, बोला है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, फटाक से बताओ। तो देखिए ये क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हो जल्दी से, ठीक है। हमको देखो दो त्रिभुज दिया है और उन दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया, सोचो एक त्रिभुज दिया ऐसे, ठीक है, और दोनों समरूप है, मतलब समरूप मतलब होता है एक जैसा, ठीक है, ये 20 है और ये 45 है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज है, दोनों का हमको क्षेत्रफल दिया है, तो पूछा है बताओ दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो फॉर्मूला पढ़े हो कि सर जी जो एरिया होता है ना, ठीक है, जो एरिया जो होता है, मान लो एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 लिखे, समझ जाना कि पहले वाले का दूसरे वाले का जो एरिया होता है वो जो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है और उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इनकी ऊंचाइयों के अनुपात के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है। देखो भुजाओं के अनुपात के तो बराबर होता ही, पढ़ोगे प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्गों के बराबर होता है, साथ ही साथ उनकी ऊंचाइयों के अनुपातों के बराबर होता है, वर्गों के। बस ये देखो स्क्वायर यहाँ मार रखो, ठीक है, देखो इसका मान 20 है, इसका मान कितना है 45 है, बराबर, देखो स्क्वायर था इधर आएगा रूट बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा h1 अपॉन में h2, फिर सॉल्व करोगे ये रूट में कितना जाएगा 4/9, क्या आएगा h1 अपॉन में h2, ठीक है। तो 2/3 आ जाएगा आंसर, ऊपर 2 नीचे 3, मतलब 2/3। अरे काटो ना 5 से, देखो 5 चौका 20, 5 9 45, 5 से कट जाएगा ना, तो 5 से काट देंगे, 5 से काट के बनाएंगे भैया, और क्या बोलो, गई बात खोपड़ी में। चलो उम्मीद करेंगे बात खोपड़ी में चली गई होगी। ये बताओ दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी, जल्दी से। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, बताओ फटाक से। ये x1 y1 और ये रहा हमारा x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होता है फॉर्मूला। ये होता है फॉर्मूला, और उम्मीद करेंगे फॉर्मूला अच्छे से आता होगा। अगर आता होगा तब तो भी मजा आएगा, नहीं तो तुम बता दिए ना, और क्या। लो बस अब घटाओ, सही से घटाना ना,
देखो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, बस घटाओ यार यहाँ पे, और क्या, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, रूट में 8 आ जाएगा। अब रूट में 8 का मान निकाल लो। रूट में 8 का मान कितना आएगा? रूट में 8 का मान आता है 2 रूट में 2, पता है ना, फैक्टर करते हो। अरे भैया 8 लिखोगे इसे, 8 का इसे फैक्टर करोगे ऐसे, पता है ना, ऐसे, काम खत्म। अब जो रूट में 8 है इसको ऐसे लिखोगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 2, और जिसका पेयर बन गया वो आ जाएगा बाहर, और जिसका नहीं बना वो रहेगा अंदर। तो रूट में 8 का मतलब हो गया 2 रूट में 2। चलो एक क्वेश्चन बताओ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन को बहुत आराम से बनेगा, और इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में तुम जितना हो सके उतना फॉर्मूला को रट लो, एकदम रट लो रट लो रट लो, ठीक है। बुक में या सिलेबस में जितना सारा फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से रटो, ठीक है, तब जाकर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बात समझे कि नहीं ना? अब देखो ये फॉर्मूला पता है, देखो हमको पता है कि यार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर फॉर्मूला पता होगा तभी दिमाग काम करेगा। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कितना, सेक स्क्वायर थीटा। बस बस फॉर्मूले का खेल है, बस फॉर्मूले का खेल है, और किसी चीज का खेल नहीं है। बताओ किसका खेल है? बस फॉर्मूला खेल है भैया। अगर तुम्हें फॉर्मूला आएगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 में सेक थीटा होता है, यही ना होता है। पहले क्या किया, देखो जो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, तो हमको पता है कि 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है वो भैया होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ना, लिख दिए। अब देखो ये 1 में सेक स्क्वायर है, हमको पता है 1 में 1 को सेक होता है तो 1 को कॉस आएगा। अगर 1 में 2 सेक है तो 2 कॉस आएगा। बस तो सेक स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अभी फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर 1 लिख देंगे। घ ऑप्शन सी हो जाएगा भैया, घ से घड़ी, घ से घड़ी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखिए कितने लोग कर पाते हो। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बताओ, बोला है एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो भैया बताओ, सोचो ऐसे, सोचो एक ऐसे वृत्त बनेगा, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश है ना, हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिज्या चाहिए, देखो दिया है परिधि, दिखा है परिधि कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, तो परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे भैया आर का मान, पहले पहले आर का मान निकालो, ठीक है, क्योंकि जब त्रिज्या मिलेगी तभी ना उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखो 22 से 22 कट जाएगा, आर बराबर देखो ये एक बार में कटेगा, 22 से कम 22, 22 से कम 22, ठीक है, तो आ जाएगा 7/2। त्रिज्या कितना आ गया 7/2। अब अगर त्रिज्या 7/2 आ गया, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर जी पाई आर का स्क्वायर। देखो पाई और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब क्या भैया 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 7/2 गुणे 7/2 होगा। अरे क्षेत्रफल होता है ना यार पाई आर का स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7/2। अब देखो दूसरों ये पूरा एरिया मिलेगा ना यार, देखो ये पूरा एरिया है पाई आर का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, सोचो 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 4 पार्ट है, तो 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग मतलब कितना 1/4, मतलब जो आंसर आएगा उसमें 4 से भाग करेंगे। देखो ये पूरा मिलेगा एरिया, ये क्या है पूरा एरिया है, उसमें फिर हम 4 से भाग किए, 4 से भाग मतलब 1/4। इसी को सॉल्व करो। देखो 7 से 7 कटेगा, 2 से ये कटेगा 11 बार में, ऊपर आएगा 77, नीचे कितना आ जाएगा 4 दूना 8, सही बात है। अरे 77/8, 77/8 कह दिया है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है, ये दिया पहला वाला ना, तो पहला ऑप्शन सही।
फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। देखो हम पूरा सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं भी आए तो सॉल्यूशन को कम से कम देखो। अगर सॉल्यूशन को भी अगर अच्छे से देखोगे, मेरी बातों को सुनोगे, तो समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, ये इसका स्टेप है, ठीक है। तो आराम से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस ना। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलो ये सवाल बताओ। हाँ देखो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हटके है ना। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बोला है एक पाइप का बाहरी व्यास, ठीक है, एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। आयतन निकालना है। अब उम्मीद करेंगे कि आयतन का फार्मूला आता होगा ना। अगर आयतन का फार्मूला आता होगा तो उसी फार्मूले का यूज करना है और लगाना है, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले बनाते हैं फिगर ना। देखो 2 पाइप है, ठीक है, ध्यान देना, ऐसे थोड़ा सोचना हल्का सा ना। देखो इसका बाहरी व्यास दिया 4 ना, बाहरी, ढंग से बन जाओ भैया ना, ये हो गया। अब इसके अंदर भी है पाइप, थोड़ा सा छोटा सा, ऐसे समझ आ रहा है। सोचो ऐसे है ये, थोड़ा सा इमेजिन करो हल्का सा। ये अंदर वाला पार्ट सोचो, ये अंदर है, ये बीच से खाली है ना। अब देखो जो ये पूरा जो दिया है ना, सोचो ये है पूरा जो इसका जो बाहरी व्यास है। सोचो अगर बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर है, मतलब जो बड़ा वाला है, बड़े वाले का जो व्यास है वो है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो त्रिज्या कितना होगा। तो अगर हम देखो यहाँ से बताए, सुनो देखो यहाँ से अगर बताए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो त्रिज्या होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बाहर वाले का जो व्यास है 4 सेंटीमीटर है, तो इस बीच से मतलब केंद्र से उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और जो अंदर वाला है, ठीक है, उसका दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब व्यास। तो इसका त्रिज्या कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना होगा त्रिज्या, ये होगा 3/2, आधा करोगे ना, आधा। तो इसका त्रिज्या होगा 3/2। सोचो यहाँ पे देखो लिखा है ना, बाहर वाले का व्यास 4 है तो त्रिज्या होगा उसका आधा, मतलब 2। फिर अंदर वाले का व्यास है 3 तो त्रिज्या होगा उसका आधा, 3/2, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है। सोचो देखो हमें इसी का निकालना है। सोचो ये पूरा ठोस है, ऐसे ये पूरा ठोस है, पाइप है ना, ये ऐसे ठोस है, ठीक है, बीच से खाली है। तो हमें इसी पाइप में जो पूरा धातु लगा होगा इसी का निकालना है आयतन, ठीक है। अब देखो आयतन का फॉर्मूला होता है, देखो याद कर लो, ठीक है, एकदम सिंपल है। आयतन का जो फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला जो होता है, बोलते हैं एरिया, याद कर लेना, एरिया गुणे हाइट, एरिया गुणे ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करोगे तो आयतन मिलेगा। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। सोचो देखो ये एक दिख रहा है बाहर, ये एक बड़ा त्रिज्या है, ठीक है, मतलब बड़ा सर्कल है तो त्रिज्या बड़ी होगी, और अंदर एक छोटा सा है ना। तो जो ये बचा हुआ पार्ट होगा इसका एरिया कितना आएगा। देखो इसको बनाते हैं हम ऐसे, थोड़ा सा सोचो ऐसे, उसको उठाकर सामने कर रहे हो तुम्हारे, सोचो उसको उठाकर तुम्हारे सामने हम रख दिए ना। देखो बड़े वाले पार्ट का जो त्रिज्या है ये है 2, ठीक है, त्रिज्या है 2, इसका है 3/2, मतलब 1.5 है, ठीक है। हमें इसका एरिया चाहिए, उसको अगर तुम्हारे सामने अगर सामने से रखे, ऐसे खोल के रखे, देखो तो ऐसे मिलेगा, तुम्हें कुछ दिखेगा। हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए क्योंकि यही ठोस होगा, बीच में तो खाली है, ये ठोस होगा, तो इसका एरिया कितना आएगा। अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, पहले इस पूरे का निकाल ले एरिया, कि अगर त्रिज्या 2 होगी तो अगर जब त्रिज्या 2 है तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तब इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम पाई आर का स्क्वायर किए तब तो ये पूरा क्षेत्रफल आ गया ना। तो इस पूरे में से क्या करेंगे, जब हम ये बीच वाला जो ये त्रिज्या है इसको हटा देंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो जो हमको चाहिए उसका एरिया मिल जाएगा। बात समझे कि नहीं। देखो ये जो फिगर था इसको हम बाहर तुमको सामने यहाँ बनाए, अंदर जो त्रिज्या था इसका 3/2 है, बाहर वाले का 2 है। तो अगर हम 2 के हिसाब से
पूरा क्षेत्रफल निकाले तो ये पूरा, सोचो इस पूरे का मिलेगा एरिया, पूरे का, लेकिन हमको तो केवल इस साइड का चाहिए ना, हमको केवल इस साइड का एरिया चाहिए, तो इसको घटाना पड़ेगा, तो इसको घटा देंगे, बोलेंगे माइनस में पाई 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, 3/2 मतलब कितना, 1.5, आ गया एरिया। अब देखो ये एरिया आ गया, अब इस एरिया का क्या करो, ऊंचाई से गुणा कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा, ये मिलेगा, और इसका जो ऊंचाई होगा ऊंचाई से गुणा कर देना, इस बेलन का आयतन तुमको मिल जाएगा अच्छे से। तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल मतलब ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितना है निकाल लिए, इंटू ऊंचाई कर देंगे बस। अब देखो पाई कॉमन कर सकते हो, तो पाई कॉमन कर लोगे, ठीक है, पाई कॉमन कर लोगे तो बचेगा 2 का स्क्वायर, ये जाएगा ऑप्शन, ठीक है, स्क्वायर रहेगा ना, देखो ऊंचाई, ऊंचाई 20 हो जाएगा ना, यहाँ पे इसका मान 20 रखोगे तो बाहर तो 20 रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये पाई है, ये पाई है, पाई कॉमन कर लोगे, आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ख वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अब ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा फटाक से, ठीक है, बोला है आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है, माध्यिका निकालना है। अब देखो माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन ही चीज है, अब उम्मीद करेंगे तीनों सिंपल है, आता होगा। माध्यिका मतलब होता है बीच वाला, ठीक है, क्या बोलेंगे, माध्यिका मतलब जो बीच में होगा उसी को बोलेंगे उसकी माध्यिका। लेकिन उसमें भी हमको एक चीज ये ध्यान देना होता है कि जो भी डाटा दिया होगा ना, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू होगा उसको आराम से, ठीक है, उसे लिखो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। हमेशा हम लोग उसे लिखते हैं आरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो जो भी तुमको डाटा दिया है, जो वैल्यू दिया है, उसे पहले छोटे से बड़े के रूप में सजाओ, ठीक है। सजाने के बाद देखो कौन एकदम बीचों बीच में आ रहा है, जो एकदम बीचों बीच में आएगा वही उसका हो जाएगा माध्यिका, ठीक है। विषम संख्या होगी, मतलब विषम होगा तो बीच में एग्जैक्ट 1 मिल जाता है, और जब सम होता है तो उसमें 2 मिलता है, तो दोनों को प्लस करके आधा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको लिखोगे छोटे से बड़ा, तो 2, 4, 5, 6, 8, ठीक है। अब देखो माध्यिका मतलब होता है बीचों बीच वाला, अब बताओ इसके बीचों बीच में कौन है, मतलब पता चल रहा है, तो ये हमको दिख रहा है सर जी 2 इधर कर दीजिए और 2 इधर कर दीजिए, एकदम एग्जैक्ट बीच में देखो 5 मिल गया, एकदम साफ साफ हमको दिख रहा है कि 2 इधर 2 इधर, एग्जैक्ट बीच में 5, तो इसकी माध्यिका जो हो जाएगी वो जाएगी 5, बस, ठीक है, बोलो इतना हो जाएगा 5, ठीक है। अगर 2 होता तब तो क्या करते, अगर सोच लो मतलब इधर साइड करने पे उधर साइड करने पे बीच में अगर 2 संख्या होती तब क्या करते सर, तब कुछ नहीं करते, दोनों को प्लस करते और उसको 2 से भाग कर देते हैं ना। अगर 1 मिलेगा तब तो ठीक है, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि 2 मिल रहा है ना, तो दोनों को जोड़ देते हैं फिर उसे 2 से भाग कर देते हैं, तब उसकी माध्यिका आ जाती है। चलो उम्मीद करेंगे आ गया होगा। हाँ ये को सवाल बताओ, ये सवाल बताओ, बहुत सिंपल सवाल है और उम्मीद करेंगे तुम लोग को आएगा भी। अभी जैसे बताया ना कि यदि लिखा है कि यदि समीकरण x² प्लस kx प्लस 7 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा, बताओ। मूल बराबर है, अगर मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा तुमको बताना है, फटाक से बताओ। मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा, जल्दी से, ठीक है। अगर मूल होते हैं बराबर तो उस कंडीशन में क्या हम लोग केस बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं सर जी तो उस टाइम होता है d बराबर 0, d मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर। सोचो मूल बराबर मतलब 0 के बराबर, काम खत्म, याद रहेगा, उसमें क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। बस देखो a और b और c का मान आना चाहिए। देखो यहाँ पे होता है ax का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में bx प्लस में c बराबर 0, तो b का मान कितना हो जाएगा k, देखो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जाएगा k² 7 28, और कुछ तो है नहीं ना, k² है ये, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट में 28। अब बता दो रूट में 28 का मान कितना आएगा, निकालो। जैसे अभी बताया था ना रूट में 8 का मान, तो रूट में 28 से बताओ, फैक्टर करो भैया ऐसे, और क्या, ऐसे लिखेंगे 28 14 2 से फिर 7 फिर 2 से नहीं जाएगा
7 से जाएगा ना एक बार में, बस हो गया। करेंगे ऐसे, हो जाएगा ना। देखो अब इन दोनों का पेयर बन गया, ये बाहर आएगा, 7 अंदर रहेगा। ठीक है, तो जिसका पेयर बन जाता है वो आता है बाहर, जिसका नहीं बनता वो रहता है अंदर। ठीक है, तो बस 2 रूट में 7 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2 रूट में 7। ठीक है, समझे कि नहीं? चलो, और कोई भी चीज अगर रूट से बाहर आएगा तो उसमें हम लोग प्लस माइनस दोनों कंसिडर करते हैं, ये बात ध्यान देना। हाँ, चलो ये बताओ, अब बोला है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु वाला, कि समकोण वाला, कि सर्वांगसम वाला, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समरूप मतलब होता है एक जैसा, कि अगर हम अनुपात निकाले तो अनुपात निकालने पर सबका मतलब तीनों भुजाओं का, मतलब जो पहला त्रिभुज होगा, पहले त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के साथ संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो निकालो अनुपात फटाक से। देखो अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज ले तो ये देखो नहीं होता है, क्योंकि अगर हम दो समद्विबाहु त्रिभुज ले, देखो सोचो अगर हम ऐसे ले ले कि ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये मान लो 5 हो गया, 5 नहीं 3 3 6, 6 से 1 कम 5। ठीक है, हाँ सही है। अब मान लो एक और ले ले समद्विबाहु त्रिभुज, मान लो ये 4 4 ले लिए और यहाँ पे ले लिए 2, बताओ क्या अनुपात बराबर होगा? अनुपात बराबर आएगा? देखो 3/4 3/4, लेकिन 5/7 आएगा, अनुपात बराबर होगा ही नहीं। ठीक है, किसी किसी केस में हो भी सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हमको हर एक पॉसिबल कंडीशन के लिए सोचना पड़ता है ना, इसलिए बोलते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है ना, कभी कभी तो होगा, लेकिन वालों इस वाले में नहीं होगा भैया, तो हमेशा नहीं होता है। तो जिसमें नहीं होगा बस ध्यान देना कि नहीं होता है। समकोण भी नहीं होता है, सर्वांगसम होता है। ठीक है, देखो सर्वांगसम मतलब यार कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। सोचो कि अगर हम ऐसा कोई त्रिभुज ले लिए भैया आराम से, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, अब एक त्रिभुज इसी का सर्वांगसम है, मतलब ये 5 ये 3 ये 4 लो, तो क्या ये समरूप होगा? भैया अनुपात बराबर होना चाहिए। अब देखो अनुपात मतलब ये नहीं होता कि सर जी इसका इससे भाग करेंगे, ठीक है, किसी का किससे भाग करो, बस तीनों भुजा का जब उसके तीनों भुजा से भाग करे तो आंसर सेम आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि इसका ये वाला भुजा ले लीजिए और इसका ये वाला ले लीजिए, इसका ये वाला और इसका ये वाला, इसका फिर ये वाला और फिर इसका ये वाला, भाग करेंगे एक आएगा। और ऐसे ही अगर हम कभी भी दुनिया में कोई भी दो समरूप त्रिभुज ले, समरूप मतलब सॉरी सर्वांगसम, सर्वांगसम मतलब सभी अंग बराबर होने चाहिए, उसकी तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, और अगर तीनों भुजा बराबर है तो वो 100% श्योर है कि भैया उसको डिवाइड करने पे आंसर एक आएगा। बस हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे करके दिया होगा, तो हम लोग अपने हिसाब से चूज करेंगे कि इसको इससे भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे, इसको इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो आंसर एक आएगा, और हमेशा आंसर एक आएगा ही आएगा। तो अनुपात हमेशा एक आएगा, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा एक आएगा, किसमें? सर्वांगसम त्रिभुज में। तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है, हमेशा समरूप होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, बोलो ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तब ये बताओ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बस हल्का सा कठिन है, लेकिन सिंपल है, हल्का सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, बस तुम्हें एंगल दिया नहीं, एंगल निकालना पड़ेगा ना। देखो लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 त्रिज्या सेंटीमीटर उसकी दिया गया है, बोला है 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोचो ऐसे अगर घड़ी बना ली हम भैया, लो ये घड़ी बना लिए, अब अगर मान लो ये 1 मिनट में कुछ तो दूरी चलेगा ना, तो 1 मिनट में कितना एंगल का कोण बनेगा उसी पे हमको निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड मतलब क्या? क्षेत्रफल। अब देखो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर बताया ना, रहेगा ही। बस इधर क्या करना है, हमको यहाँ पे लिखना है एंगल, कितने में से कितना। ठीक है, कितने में से कितना। अब ध्यान देना, कुल है 360, कुल कितना हो जाएगा? 360। अब अगर कुल हो गया 360, अब बस दिमाग लगाओ कि कितना एंगल वो चलेगा 1 मिनट पे, मतलब जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में कितना एंगल चलेगा। तो थोड़ा सा याद करो हल्का सा, देखो देखो घड़ी ऐसे ना, अगर रहेगा 12, सोचो अगर 12 से 3 पे आ गया ना,
तो कितना एंगल बनेगा? 90 अंश। साफ साफ दिख रहा है ना, देखो ना। अगर 12 से 3 पे आएगा तो बनेगा 90 अंश का कोण, दिख रहा है 90 अंश। कहने का मतलब ये है कि अगर वो 15 मिनट चला, अगर हम 15 मिनट चले हैं तो 15 मिनट में 90 अंश का कोण बना, ऐसे लिख सकते हैं ना। पूरा मत जाओ, हल्का सा आइडिया मिल जाएगा, बस बात खत्म। पूरा नहीं करना है, हल्का सा आइडिया मिला हमारा काम हो जाएगा। तो बोलेंगे 15 मिनट में 90 अंश का कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? तो भैया 15 से भाग कर दो, 15 छक्का 90, 6 अंश का कोण बनेगा। पता चल गया कि 1 मिनट में वो 6 अंश का कोण बनाएगा। और बोला है कि 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, मतलब 1 मिनट में कितना एरिया होगा। तो सोचेंगे 1 मिनट में कितना कोण, तो 6 अंश। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6। बस अब काट दो, हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर बटा में कितना? 60। कट जाएगा ना, ये 6 डिग्री है, ठीक है। तो 6 डिग्री है, अगर 6 से इसको काटोगे तो 36, 6 बार में 0 हो जाएगा बस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर बटे में 60। लो ये ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर बटे में 60, ये हमारा आंसर सही होगा। तो कोण निकालोगे ना, बस मेन निकालना था कोण। एरिया हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, और कोण कितना हो जाएगा? कोण निकालने के लिए सिंपल से बस याद रखना कि 90 पे बनेगा सर जी, 90 बन रहा है तो 15 मिनट में, तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा? 6 अंश। बस यहाँ पर रखो, आ जाएगा आंसर, ठीक। चलो अब बताओ इसका आंसर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आराम से देखो, पहले पढ़ लो एक बार फिर बनाओ। क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो फिगर बनाओ, ठीक है। बिना फिगर बनाए सॉल्व नहीं होगा, या तो फिगर सोच लो, सोच के भी कर सकते हो, बना के करो, जैसे भी करो। एक बार बनाओगे पहले फिगर ना, तो एक बनाना है वर्ग 10 सेंटीमीटर का, फिर उसके अंदर खींचना एक वृत्त, ऐसे बनेगा। देखो एक, देखो हम क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे ऐसे सिंपल सा ना, समझ लेना वर्ग ही है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर, देखो 10 सेंटीमीटर है, हाँ देखो 10 इधर, ठीक है, 10 इधर, 10 इधर, सब जगह 10 10 हो जाएगा। अब तुम्हें इसी के अंदर क्या करना है, एक वृत्त बना देना है, ठीक है। चलो अब उम्मीद करेंगे कर सकते हो। ये बन गया एक वर्ग ना। अब इस वर्ग में बना दो भैया एक सर्कल, ऐसे ऐसे सट का, मतलब ऐसे सटा हुआ होना चाहिए। चलो हाँ, चलो ये बन गया हमारा वृत्त इसके अंदर ना। अब तुमको बताना है इसी का एरिया कितना होगा, बताओ। अब देखो एरिया का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है सर, हम लोग पढ़े हैं कि एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। लो भैया, अगर तुम एरिया निकालोगे सर जी पाई आर का स्क्वायर तो हो जाएगा, तो आर का मान कैसे मिलेगा ये बताओ। आर का मान कैसे निकालेंगे, हमको आर का मान चाहिए, आर मतलब त्रिज्या। तो देखो यहाँ पे अगर मान लो इसका केंद्र बीच में होगा, ठीक है। अब देखो इसको टच किया है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या होगा ना। यहाँ से यहाँ तक आओगे तो भी वृत्त का त्रिज्या होगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और फिर ये भी त्रिज्या होगी, ठीक है। बीच में क्या होगा, वृत्त का केंद्र रहेगा। जब वृत्त बनाएंगे तो उससे बीच में केंद्र होगा ना भैया, ऐसे बनेगा। तो इधर त्रिज्या आर, इधर भी आर, ऐसे ऊपर भी होगा, ऊपर भी आर होगा, नीचे भी आर होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, इतना से काम हो जाएगा ना। अब सुनो ध्यान देना, देखो ये जो पूरा लंबाई है, अगर हम पूरा देखें तो ये पूरा कितना होगा, ये हो जाएगा आर प्लस आर, टोटल कितना हो जाएगा, 2 ठो आर, ऐसे बोलेंगे ना, 1 खो आर 1 खो आर हो जाएगा 2 ठो आर, मतलब 2 आर हो गया। अब देखो जो ये लंबाई है, ये सोचो ये लंबाई यहाँ पे ले सर जी, और यह यहाँ पे ले, बात तो एक ही है, ठीक है। अब अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा ना। तो क्या बोल देंगे, बोल देंगे यहाँ पे साइड में कर लेंगे कि 2 आर है बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, ये गुणा में 2 है, उधर भेजोगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 बटा में 2। बस अब इसको काट दो भैया फटाक से, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो त्रिज्या कितना मिल गया, 5। अब तो आ जाएगा क्षेत्रफल, बस यहाँ पे आर का मान रखो, और क्या, यहाँ पे लिख दो भैया 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 पाई, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लो, और ध्यान देना कि हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जब भी निकालना एरिया तो 25 पाई जो भी आया है ना, इसका जब मात्रक लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया क्या होगा, हमेशा स्क्वायर में होगा, ठीक है। और आयतन होगा तो क्यूब में होगा, तो मात्रक भी देखना,
कि मात्रक सही है कि नहीं, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सही है। चलो भैया, तो घ से घड़ी सही हो जाएगा हमारा आंसर ना। चलो अब ई करके दिखाओ। अब बस थोड़ा सी कठिन है, अगर कर लोगे तो ठीक है। बताओ, लिखा है कि n प्रेक्षणों का माध्य x है। अब देखो समांतर माध्य आना चाहिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है भैया, U आना चाहिए। अगर आएगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। ट्राई करो, देखो हो पाएगा। देखो n प्रेक्षणों का, देखो माध्य मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, समझे कि नहीं? ठीक है, जैसे बताया ना माध्यिका, माध्यिका मतलब बीच वाला एकदम, और समांतर माध्य मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। तो सोचो n प्रेक्षण है, देखो n प्रेक्षण मतलब तुम सोचो ना कि n लोग है, सोचो ऐसे। n प्रेक्षण मतलब सोचो n लोग है, ऐसे देखो कि मान लो ऐसे बना दिए, ये कितने लोग हैं, ऐसे ऐसे बस सोच के कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करोगे तभी। चलो मान लो ये टोटल n लोग है, n मतलब जितना उतना ना, मान लिए। अब देखो ये माध्य कितना दिया x, माध्य x मतलब सोचो कि सबके पास कितना कितना रुपया है, सबके पास x रुपया है। मान लो इनके पास भी x रुपया है भैया, इनके पास भी x रुपया है, इनके पास भी x रुपया है, और इनके पास भी कितना है, x रुपया है। माध्य मतलब बराबर बराबर। ठीक है, तो सबके पास x रुपया पैसा है इतना ना। अब देखो क्या बोला है, सुनना आराम से। देखो अब बोला है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, मतलब अब क्या किए, सबको ए रुपया दे दिए, सबको दे रहे हैं। ठीक है, सबको। देखो अभी क्या था, देखो अगर समांतर माध्य x था ना, अगर समांतर माध्य x था तो मतलब सबके पास x रुपया है। ठीक है, ये बात। अगर बराबर बराबर क्वांटिटी होती है ना, तो उसी को हम लोग समांतर माध्य बोलते हैं, एकदम सिंपल है। ठीक है, अब सुनना, अगर हम सबको ए रुपया दे रहे हैं, सबको ए दे रहे हैं ना, तो बताओ इसके पास कितना हो जाएगा। अब इसके पास अजी जो पैसा होगा वो x रुपया प्लस ए हो जाएगा, इसके पास कितना होगा, x रुपया प्लस ए हो जाएगा, इनके पास कितना हो जाएगा, x रुपया प्लस ए हो जाएगा, इनके पास कितना हो जाएगा, x रुपया प्लस ए हो जाएगा। होगा कि नहीं भैया, हम सबको ए दे रहे हैं, बस हो गया। ठीक है, अब बताओ इसका माध्य कितना हो जाएगा। माध्य मतलब क्या, बराबर बराबर। सबके पास जो पैसा है अगर बराबर बराबर है तो भाई उसका माध्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे x सबके पास था तो इसका माध्य x था ना। अब इस केस में जो नया पैसा बना है, अब सबके पास कितना कितना पैसा है, x प्लस ए है, x प्लस ए है, x प्लस ए है, x प्लस ए है, सबके पास x प्लस ए रुपया है, सबके पास। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा। सीधी बात है, माध्य मतलब क्या, बराबर बराबर पैसा। अब देखो यहाँ पे x बार लिखा है, ठीक है, वो यहाँ पे x बार होगा ना, तो यहाँ पे x बार, तो यहाँ पे x बार, सब जगह x बार कर लो। ठीक है, कि सबके पास x बार पैसा है, तो अब कितना हो जाएगा, x बार प्लस में a हो जाएगा, बस। ठीक है, तो मतलब बिना सॉल्व किए भी सोच सकते हो ऐसे कि x था, सबको अगर हम ए दे देंगे तो अब सबके पास कितना पैसा हो जाएगा, तो x प्लस ए हो जाएगा, तो माध्य कितना हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा, बस। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन नहीं करना, इतना बहुत है। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, समझ में आ गया ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, बाकी अगर सॉल्व करना है तो मेथड बुक में दिया होगा, देख सकते हो, लेकिन ऐसे पढ़े रहोगे तो याद रहेगा। ठीक है, कहीं भूल गए तो भी समझ सकते हो कि हाँ ऐसे किया रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा। और अगली बार जब आना तो फिर रिवाइज करके आना पूरा चैप्टर, फिर ट्राई करना कि देखना कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना। चलो, और सारा फॉर्मूला जितना लिखवाए है सबको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, कि याद रहे, कि जब दोबारा क्लास में आओ तो याद रहे, ऐसा नहीं कि फिर सोचना पड़े। क्लियर है? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब।